सो वेलकम बैक स्टूडेंट एंड दिस साइड और विजय है। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है चैप्टर 9 में। ये इंडिया वाली बुक का लास्ट चैप्टर है, वीडियो का तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने वीडियो के 2 पार्ट अपलोड किए हुए हैं एंड आई होप आपने वो पार्ट देखे होंगे, बिकॉज अगर आप वो पार्ट नहीं देख पा रहे हैं तो फिर आपको तीसरा पार्ट कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो जस्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल द स्टूडेंट, ऑल द व्यूअर्स जो भी इसे देख रहे हैं तो ज़रूर पहला दूसरा पार्ट देखिएगा। ऑफ कोर्स मैंने कहा पहले भी था और इस बार भी कि अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं और आप इंस्टाग्राम चलाते हैं या फेसबुक पेज चलाते हैं या ट्विटर चलाते हैं, आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन होने का आपको फ़ायदा स्पेशल ये हो जाता है कि जो भी हम नोट्स देते हैं उसके बारे में हम कुछ भी होता है वहाँ शेयर कर देते हैं। सो दोस्तों, इस क्लास के अंदर अगर हम बात करें तो इस क्लास के अंदर हमने ये देखने की कोशिश करी थी कि रिसेंट डेवलपमेंट जो पॉलिटिक्स के अंदर हमें देखने को मिल रहा था, कहानी उसके आगे बढ़ रही है। क्योंकि हमने कहा था कि 1990 के दशक में कोई ना कोई धार्मिक पहचान के आधार के हिसाब से राजनीति का उदय होना चालू हो गया था। हमने देखा था कि 1990 के बाद ही कैसे क्या कहते हैं, आपके जो वीपी सिंह की सरकार थी उस सरकार ने ओबीसी कम्युनिटी के लोगों के लिए कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि एक जाति वाला कार्ड जो होता है वो खेलने की कोशिश करी और सोचा कि ओबीसी के वोट बैंक जो है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो शायद से आने वाले समय पे लंबे समय तक उनकी सरकार चल सकती है। तो लोगों को ये ट्रिक समझ में आ गई और लोग आज भी जाति और धर्म के नाम पर लोगों से वोट मांगने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो। सभी लोगों को पता है कि इस इंडिया के अंदर धर्म और जाति का जो वाइल्ड कार्ड एंट्री है ना, मैं कह सकता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज वाई इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी। धार्मिक पहचान एक रिलीजियस आइडेंटिटी के बिहाफ पर अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो उसका उदय आज से नहीं, कई हजारों साल पहले तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन राजनीति में अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो 1990 के दशक से आ गई थी। तो वहां से ही आपको एक कहानी जोड़ के ले चलता हूं मैं आपको और आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से इतिहास के पन्नों के अंदर कहीं ना कहीं वो चीज प्रूफ हुई है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो इसके ऊपर बहुत सारे डिबेट्स हो रहे थे कि क्या सेकुलरिज्म हमारी कंट्री है या नहीं है, क्या वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करती है या नहीं करती है। क्योंकि अगर भारत देश सेकुलरिज्म है तो सभी धर्मों को इंपॉर्टेंट देना जरूरी है और साथ में डेमोक्रेसी है तो यहाँ पे नेताओं को सही डिसीजन लेने का अधिकार जनता के द्वारा ही मिलता है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल हमने देखा था कि किस तरीके से डेमोक्रेसी सही स्टैब्लिश करने का एग्जाम्पल जनता ने सेट कर दिया था। क्योंकि अगर आपको पता हो तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो भी कांग्रेस आर स्पेशली, वो 1977 के इलेक्शन में हार गई थी और उसने साबित कर दिया था कि देश में डेमोक्रेसी है। क्योंकि 1971 के इलेक्शन के बाद तो इंदिरा गांधी जी इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई थी कि उनको हरा पाना बहुत मुश्किल था। बट इंदिरा गांधी का मैं कह सकता हूँ एग्जांपल कि 1975 में जब उन्होंने इमरजेंसी देश में लगा दी तो उसकी वजह से जनता पार्टी आई और यहाँ पे जेपी जी यानी कि जयप्रकाश नारायण जी, इन्होंने काफी सारी पार्टियों के साथ अलायंस कर लिया, जिनमें से एक अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी भी थी और कुछ ये पार्टियां थी। अब इन सारी पार्टियों ने मिलकर कोलिशन बनाया, लेकिन आपको पता है कि सरकार ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन कर लिया था। और 1990 के अंदर अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी, जनता पार्टी और ये सारी पार्टियों का अलायंस, सभी लोगों ने मिलकर 1990 के अंदर दोबारा से इलेक्शन लड़ा। 1990 के अंदर इलेक्शन का परिणाम ये निकल के आया कि वो पार्टी का नाम बदल के हो गया भारतीय जनता पार्टी और इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस आर, लेकिन यहाँ पे अब इंडियन नेशनल कांग्रेस आई लड़ रही थी। तो यहाँ पे इस टाइम पे दोनों के सिंबल चेंज होते हैं। यहाँ पे इनका सिंबल होता है कमल का फूल और यहाँ पे इंदिरा गांधी की सरकार का होता है हाथ का पंजा। 1980 के बाद प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे इंदिरा गांधी की सरकार जीत जाती है अच्छी मेजॉरिटी के साथ, लेकिन फिर वो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि किस तरीके से उन्होंने क्या कहते हैं जो आपका स्वर्ण टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल है, उसके ऊपर अटैक करवाया। अटैक करवाने के बाद 1984 के कांड में इंदिरा गांधी जी मारी जाती हैं और उसके बाद आते हैं हमारे राजीव गांधी जी और राजीव गांधी जी की भी डेथ हो जाती है। और उस टाइम पे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा चाहिए था, कोई रीजन चाहिए था, तो वहां पे उनको एक मुद्दा मिल गया था। क्योंकि 1989 के टाइम पीरियड पे भी कहीं ना कहीं आप मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस ने इस पे भी राजनीति खेली होगी, क्योंकि वो हर वोटर्स यानी कि हर पॉलिटिशियन चाहता है कि वो अपने वोटर्स को किसी भी तरीके से लुभाने की कोशिश करे। यहाँ पे जो सरकार 1977 में 3 साल तक चल गई थी जनता पार्टी, अब वो चाह रही थी कि सत्ता के अंदर वो भी लंबे समय तक बनी रहे। 1980 के इलेक्शन में किसी हिस्सों में उनकी सीटें आती है लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आ पाती है और उनको एक ऐसा राजनीतिक बेस्ड मिल जाता है कि उस मुद्दे पे वो काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बाबरी मस्जिद का केस और राम जन्मभूमि का केस उजागर होता है। उसी के बीच में एक शाहबानो केस भी आता है, आपकी बुक के अंदर दे रखा है
कि किस तरीके से शाह बानो केस में दिखाया गया था कि शाह बानो जो मुस्लिम महिला थी, डिवोर्स लेने के बाद वो अपने हस्बैंड से कंपनसेशन भी नहीं ले पा रही थी, क्योंकि 3 तलाक का मसला अब जाके 2000 आई थिंक 21 या 20 के अंदर जाके सॉल्व हुआ है 3 तलाक का मुद्दा। नहीं तो कोई भी पहले 3 तलाक बोलने के बाद चाहे फोन पे बोले चाहे कैसे बोले और डिवोर्स हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं, शाह बानो केस में दिखाया गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सभी लोगों को समान समझा जाता है, और शाह बानो केस में बोला है कि उसके हस्बैंड अगर उनसे डिवोर्स ले रहे हैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो होता है वो ईरान या इराक के जहाँ पे इस्लामिक लोग हैं वहाँ चलता होगा, लेकिन यहाँ पे शरिया कानून नहीं चलेगा। यहाँ पे इंडियन डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लोगों को उसका मानना पड़ेगा। दैट इज वाई शाह बानो केस एक आया, और साथ में इस शाह बानो केस में शाह बानो को इंसाफ मिला था। काफी लंबा समय के बाद इंसाफ मिला, लेकिन हुआ। अब यहाँ पे एक मुद्दा जो कई सालों तक चलता रहा, और बीजेपी गवर्नमेंट को इस पे कहीं ना कहीं एक, मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसी पॉलिटिक्स करने का मौका मिल गया जो जाति बेस्ड हो। हर पार्टी चाहती है कि वो एक ऐसा मुद्दा उठाए। बहुजन समाज पार्टी भी आपको पता है कि ओबीसी को या दलित के प्रोटेक्शन के लिए खड़ी हुई है और आज पार्टी बन गई है। भीम आर्मी भी सेम ऐसे ही है। और उसके बाद क्या कहते हैं, बीजेपी सरकार को मुद्दा यहीं से जाके मिला। यूनाइटेड दल है, मतलब रैंडमली साइकिल वाली पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। यूपी साइड में तो कितनी रीजनल पार्टी है, साउथ के अंदर एडीआईएमके है, डीआईएमके, सभी पार्टियां किसी ना किसी बिहाफ पे जाके ही खड़ी होती है, और उस मुद्दे को ढूंढने के लिए पार्टियों को साल भी लग जाते हैं। अब यहाँ पे हर पार्टी चाहेगी कि भाई वो इतिहास में अपना नाम दर्ज करे और कुछ ऐसा काम करके दिखाए जो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों तक वो बात पहुंच जाए। अब क्योंकि हमारा देश हिंदुज्म वाला देश था, इसलिए इस मुद्दे को उठाने के लिए सरकार को एक अच्छा एग्जाम्पल मिल गया। अब यहाँ पे अयोध्या डिस्प्यूट जो हमें डीपली तो नहीं समझना, लेकिन एज अ 12th के लेवल के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बताया ये जाता है कि यहाँ पे बाबरी मस्जिद जो थी 16वीं सेंचुरी में बनाई गई थी। अब बाबरी मस्जिद के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि 1526 के अंदर बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था इब्राहिम लोदी के साथ, और उनके कोई सेनापति थे, उन्होंने बाबर के लिए एक बाबरी मस्जिद बनाई। अब बाबर, आपको पता है बाबर के बारे में, इतिहास के जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा कि बाबरी मस्जिद है क्या। उसके बारे में हमें पता है कि बाबरी मस्जिद 16 सेंचुरी के अंदर बनाई गई थी लगभग। आपको पता है कि वो तो 1526 से 1530 के बीच में रहे थे। और अब बाबरी मस्जिद बनाई गई थी तो आपको पता था कि 1526 के बाद मुगलों का शासन लास्ट 1757 की बैटल तक था। उसके बाद अंग्रेजों ने राज करा, उसके बाद हमें जाके कहीं 200 साल के बाद आजादी मिली। लेकिन यहाँ पे अगर हम 1526 से लेके लास्ट अगर हम 1757 की बात करें तो फिर भी मुगलों ने काफी लंबे समय तक राज करा। और इसका एक ये माना जा सकता है कि उस समय मुसलमानों के इंडिया के अंदर बहुत चलती होगी। तो भाई सिंपल सी बात है, बाबरी का कोई शिल्पकार होगा, कोई हेड होगा, मतलब बाबर का, तो ऑफ कोर्स वो उसके नाम पे मस्जिद अगर कहीं भी बनाएगा तो उस समय उसको कोई नहीं रोक सकता है। ये बिल्कुल फैक्ट वाली बात है। लेकिन मुद्दे में ये बात जब आई, जब क्या कहते हैं कुछ हिंदुओं को ये बिलीव हुआ, कुछ हिंदुओं ने ये सोचा कि कहीं ना कहीं जहां पे ये मॉस्क्यू बनाया गया, जहां पे मस्जिद बनाया गया है, ये मस्जिद कहीं ना कहीं आज से कई हजार साल पहले क्या कहते हैं, ये पूरी तरीके से ये प्लेस कहीं ना कहीं किसकी थी, राम जन्मभूमि मानी जाती है। और इस हिसाब से क्या कहते हैं, ये अगर जन्मभूमि क्या कहते हैं आपकी क्या कहते हैं राम जी की है, तो सिंपल सी बात है इस मस्जिद को डिमोलिश करना पड़ेगा। अब यहां से ये मुद्दा इतना पीक पे आ जाता है, इतना पीक पे आता है, क्योंकि लोगों को ये किताबों में भी दिखाया गया किस तरीके से मुसलमानों ने हिंदू टेम्पल्स को तोड़ा है। ये प्रूफ है लोगों के पास, ये बात भी प्रूफ है। और कहीं ना कहीं ये भी प्रूफ दिखाने की कोशिश करेगी बुकों के अंदर या लोगों के माइंड में बताया गया कि भाई जो राम भगवान है वो अयोध्या से ही निकले थे 14 वर्ष का वनवास करके, फिर वो वापस वहीं पहुंचे थे। तो इतिहास में ये सारी चीजें मिल रही थी आपस में। वहां पे मुगलों को क्या कहते हैं इंफीरियर दिखाया जा रहा था और हिंदुओं को सुपीरियर दिखाया जा रहा था। इसकी वजह से कहीं ना कहीं क्लैश होता चला गया। तो मैं आपको ये बताऊं, मेरी वीडियोस के ऊपर लोग कहते हैं कि आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मैं बायस हूं बिल्कुल। आपको जो चीजें प्रूफ किताबों में नहीं मिलती है, थोड़ा सा मैं उन्हें एक्स्ट्रा ढूंढ के लाके आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, इतना बुक में नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये कोर्ट केस जाता है 1940 के अंदर, कोर्ट के अंदर। क्योंकि आपको पता है कि लगभग 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन हमने स्टार्ट कर दिया था। उससे पहले अंग्रेज लोग रह रहे थे, लेकिन कुछ अंग्रेज लोग अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन ही सारे काम करते हैं। अब क्योंकि ये बात अयोध्या की थी तो इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास 1940 के अंदर ये गया जब केस, तो फाइनली मस्जिद को बंद कर दिया गया। क्योंकि अगर अभी तो कोई प्रूफ मिला नहीं है कि वहां पे हिंदू टेम्पल था कोई या ऐसा कुछ था, क्योंकि इंडिया तो वैसे भी उस टाइम पीरियड पे आपको पता है कि 1942 से लेके 47 के बीच
में हम लोग किस चीज के अंदर बिजी थे, हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने को और अंग्रेजों को भगाने में बिजी थे। पर ये कोर्ट केस चला गया था और कोर्ट केस जाने के बाद कई सालों के बाद जब 84 का कांड हुआ और 84 के कांड के बाद आपको पता है कि सरदारों की गोल्डन टेम्पल पे जब अटैक करवाया गया तो इंदिरा गांधी जी की जब डेथ हो गई तो यहाँ पे जो दूसरे पीएम आए उनको कहीं ये लगने लग गया कि कहीं फिर दोबारा से ऐसा ना हो जाए कि फिर फाइनली क्या कहते हैं मतलब वहां पे फिर दोबारा ये ना हो जाए कि भाई मुझे भी ऐसा कुछ करवा दिया जाए, क्योंकि धर्म का मुद्दा आ जाता है यहाँ पे इसी वजह से। और आपको पता है इंडियंस लोग धर्म के नाम पे तो वैसे भी इतना एग्रेसिव हो जाते हैं, स्पेशली राम भगवान, शिव भगवान जो बिल्कुल लेजेंडरी गॉड माने जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ना अब ये केस इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला गया। और फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आपको पता हो तो 1984 के अंदर जब डेथ हुई तो 1985 के अंदर दोबारा इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में राजीव गांधी की सरकार जीती और राजीव गांधी की सरकार को जीतने के बाद उनको वो प्रॉमिस पूरे करने थे। तो प्रॉमिस पूरे करने थे इसलिए बाबरी मस्जिद के अंदर ये चीज जब लोगों को प्रूफ हुआ, मतलब लोग अभी तक तो खैर प्रूफ नहीं हुआ, अभी तो हो गया लेकिन उस टाइम तक प्रूफ नहीं हुआ था कि सही मायने में क्या ये राम जन्मभूमि है या नहीं। बस लोगों को पता है कि लोग यहाँ पे आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ये बाबरी मस्जिद है। उस टाइम पीरियड पहली बार ये दूरदर्शन पे लाइव टेलीकास्ट करवाया गया और फाइनली फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट से परमिशन लेके फरवरी 1986 के टाइम पीरियड पे इसका क्या कहते हैं ताला खुलवाया गया। ताला खुलवाने के बाद फाइनली क्या हुआ कि मॉस्को के अंदर अलाउ कर दिया गया कि हिंदू लोग भी जो है अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। तो लोगों को जब प्रार्थना करने लग गए तो फिर आपको देखने को मिलेगा वहां पे राम चबूतरा। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं, ये देख लीजिए, ये एक एंट्रेंस गेट है। यहाँ पे शुरुआती समय में मस्जिद थी लेकिन फिर क्या हुआ, लोग यहाँ एक राम चबूतरा बोला जाता है, लोग यहाँ पे प्रार्थना करने लग गए थे। अब ये बात थी 1996 की। अब लोगों को ये सपना आने लग गया, लोगों को ये दिखाने लग गए लोग कि रामलला दोबारा से पैदा हुए हैं और मंदिर बनाने की डिमांड कर रहे हैं। और लोगों ने फिर वहाँ ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे मंदिर के मस्जिद के अंदर जाकर वहाँ पे मूर्ति प्लेस कर दी गई थी ताला वाला तोड़ ताड़ के। तो ये हिंदू और फिर क्या कहते हैं मुस्लिम का एक बहुत बड़ा टॉपिक बन गया। और इस टॉपिक के ऊपर राजनीति क्यों नहीं होगी? ऑफ कोर्स राजनीति, जहां राजनीति होगी वहां वोट बैंक का चक्कर आएगा और वोट बैंक के चक्कर के लिए कोई ना कोई पार्टी जरूर उठ खड़ी होगी। और यहां हुआ सेम ऐसा ही कि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों संगठन के समुदाय आपस में एक दूसरे को कोसने पे तुल गए। उन्होंने कहा ऐसा हुआ, उन्होंने कहा वैसा हुआ, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ। इसलिए जो हमारे इंडिया के अंदर जो स्पेशली मुसलमानों के लिए काम करती है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड है, ठीक है। और हिंदुओं के लिए बहुत सारे महंत थे, बहुत सारे देवता, मतलब मैं कह सकता हूँ बहुत सारे पुजारी थे। उन सभी पुजारियों में से निर्मोही हकाड़ा जो था अब ये आपस में लड़ बैठा कि क्लेम करने लग गया इन जमीनों के ऊपर कि भाई कौन सा ऐसा किसका है, कौन सा ऐसा किसका है, वगैरह वगैरह। और दोबारा से ये फिर काफी लंबे समय तक फैजाबाद हाई कोर्ट से इलाहाबाद, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो ये एक मुद्दा चलता रहा। अब यहाँ पे पार्टियां अपने अपने क्या कहते हैं विवाद पे टली हुई थी, मतलब अपने अपने उस पे लगी हुई थी कि ऐसा नहीं वैसा होगा, वैसा नहीं वैसा होगा। और यहाँ पे जो स्थानीय विवाद है, मतलब एक लोकल डिस्प्यूट, छोटा सा बाबरी मस्जिद का डिस्प्यूट एक बहुत बड़ा नेशनल क्वेश्चन बन जाता है। और जब ये नेशनल क्वेश्चन बन जाता है ना तो यहाँ पे सभी पार्टियां अब यहाँ पे अपने आप का प्रोग्राम चलाने की कोशिश करेगी। उन्हें पता है कि हिंदुओं का वोट बैंक ज्यादा है तो हिंदुओं का साथ दो, मुसलमानों का वोट बैंक ज्यादा है मुसलमानों का साथ दो। सभी पार्टियां अपने अपने लिए लगी हुई थी। अब इंडिया के अंदर ये पार्टी 1980 के अंदर बनी थी। 1980 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सही मुद्दा मिल गया। तो यहाँ पे हिंदुओं को बचाने के लिए फिर आपको पता है कि विश्व हिंदू परिषद क्रिएट करा गया। उसके बाद क्या कहते हैं फिर आपको पता आरएसएस क्रिएट करा गया। इन सब का मेन मकसद था कि ऐसी संस्थाएं इसलिए बनाई गई ताकि फिर हिंदुओं के प्रोटेक्शन के लिए, हिंदुओं को लामबंद करने के लिए कि ऐसा हिंदुओं के साथ गलत नहीं हो सकता है। भाई सिंपल सी बात है, राम जन्म अगर हुआ है तो ऑफकोर्स उनका इंडिया में ही हुआ होगा। लोगों ने तरह तरह के फैक्टों को प्रूफ करने लगे। अब देखो हम वर्बली कुछ भी बोले, अदालत सबूत मांगता है। अब अदालत सबूत मांगता है तो वो ऐसे मसले को एकदम से सॉल्व भी नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि अब हिंदू और मुस्लिम को अगर हमने डायरेक्टली किसी के पक्ष में फैसला सुना दिया तो फिर ये देश सेकुलर नहीं होगा, ये देश सेकुलरिज्म की बात नहीं कर पाएगा। और दैट इज वाई इस मुद्दे को काफी लंबे समय तक हर पार्टी ने बढ़ा चढ़ा के, हर चीज को बढ़ा चढ़ा के मीडिया ने अपनी टीआरपी लूटी। और साथ में क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं आपके नेता हैं वो अपनी टीआरपी लूटने में लगे हुए थे, कम्युनिटीज अलग लूटने में लगी हुई थी। और लोगों को पता है कि बस जनता के बीच में कुछ भी छोड़ दो, छोटी सी बात, वो उस बात की पूरी कहानी निकाल देते अपने आप। तो यहाँ पे क्या कहते
कहते हैं ये मुद्दा फिर उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से दूसरे और स्टेट्स में पहुंचने लग गया। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि गुजरात के अंदर हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने कसम खाई, उन्होंने कहा जी हम तो सोमनाथ की यात्रा से, सोमनाथ से बिल्कुल एंड से, गुजरात के एंड से हम जाएंगे अयोध्या तक और सभी लोगों को ये मैसेज देते जाएंगे, सभी लोगों को मैसेज देते जाएंगे कि भैया राम जन्मभूमि वही है अयोध्या पे और मंदिर वहीं बनेगा, मंदिर वहीं बनेगा। तो ये बहुत बड़ा कैंपेन चलाया गया, स्पेशली उनके प्रोटेक्शन के लिए बजरंग दल बनाया गया। बजरंग दल का मेन काम यही है कि अगर इन केस इनके रथ यात्रा के अंदर, बीजेपी की रथ यात्रा के अंदर अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो बजरंग दल उन्हें सपोर्ट करेगा। इसलिए दिसंबर 1992 के अंदर उन्होंने सभी लोगों ने कहा कि हम दिसंबर में जाएंगे और सभी कार सेवक का मतलब ये होता है कि जो उस राम टेम्पल को बनाना चाहते हैं सभी हमारे साथ आए। लोगों ने बहुत बड़े बड़े लेवल पे अमाउंट ऑफ, मैं कह सकता हूँ, ईंटें दान करी, सीमेंट दान करा। जो हिंदू कट्टर हिंदू थे उन्होंने सारी चीजें करी। उन्होंने कहा ऑफकोर्स राम जन्मभूमि पे राम मंदिर ही बनना चाहिए, बाबर तो आया था, उसने हमारे हिंदू टेम्पलों को तोड़ा था। तो जब लोगों के बीच में मैसेज चला, परसेप्शन बढ़ा, तो 6 दिसंबर 1962 के दिन फाइनली क्या हुआ, बाबरी मस्जिद का डिमोलिश कर दिया गया। कोई सरकार नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई न्यायालय नहीं, सभी लोग पहुंचे। और सिंपल सी बात है, जब लाखों की भीड़ में कोई जनता पहुंचती है ना तो उसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है। और इनके दिमाग के अंदर कह सकते हैं कि ये फितूर मचा हुआ था कि वो पूरी तरीके से बाबरी मस्जिद को ढह देंगे और पूरा बाबरी मस्जिद पर चढ़ के लोगों ने क्या कहते हैं, अब ये झंडे वंडे फहराए गए। लोगों ने कहा कि शायद से क्या कहते हैं, राज ठाकरे हैं या बाला साहब ठाकरे हैं, उनके कार सेवक थे, या क्या कहते हैं कुछ कह रहे हैं कि नहीं ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली। अब फाइनली जब ये ढा दिया गया 1992 के अंदर, तो अभी भी हिंदू टेम्पल नहीं बन पाया, मतलब राम टेम्पल अभी भी नहीं बन पाया। लेकिन लोगों ने ये दिखा दिया कि भाई यहाँ पर हिंदुओं का बोलबाला भारत के अंदर ज़्यादा है और यहाँ पे वो राम जन्मभूमि अगर मान रहे हैं बहुत सारे लोग इतने सालों से, तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाना कंपलसरी है। अब सरकार ने क्या सोचा, अब इसी दौरान ये बातें नहीं बताई मैंने, इसी दौरान भारत के कई हिस्सों पर हिंदू मुस्लिम दोनों के दंगे हुए, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। जनवरी 1993 के अंदर मुंबई में तो बहुत बड़े वायलेशन हुए, बॉम्ब ब्लास्ट हुए, कारें जलाई गई, गाड़ियां जलाई गई, पता नहीं क्या क्या चीजें हुई और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं हमें। बहुत सारे लोगों को मतलब किडनैप करा गया, जबरदस्ती मारा गया। हिंदुओं को कोई मुसलमान इलाके में जा रहे तो हिंदुओं को मार रहे, हिंदू कोई मुसलमान इलाकों में जा रहे तो मुसलमान मार रहे, मुसलमान हिंदू इलाकों में आ रहे तो उनको मारा जा रहा। तो ये सिस्टम बहुत ज़्यादा चल रहा था और इसी वजह से अब इस घटनाक्रम के लिए बीजेपी सरकार उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे यूपी के अंदर क्या कहते हैं बीजेपी सरकार थी, राज्य सरकार, और उनको हटा दिया गया और इस केस को चीफ मिनिस्टर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में अगेंस्ट रजिस्टर्ड कर दिया गया। और देन फाइनली यहाँ पे हुआ ये कि इस केस को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमीशन बैठाया। उस कमीशन का मेन काम है कि पूरी तरीके से इसको पता करो कि सही मायने में इस जमीन पे था क्या। ओके, पता करो और पता करने के बाद फाइनली कम्युनिटी बैठती है, पॉलिटिकल पार्टी डिस्कशन करती है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट फाइनली ये पता करने के बाद तय करता है आर्टिकल नंबर 142 के तहत कि सही मायने में हमें कहीं ना कहीं अयोध्या केस के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और संविधान के तहत अनुच्छेद 142 के तहत ये बोला गया कि उस जमीन पे राम मंदिर बनेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी तरीके से 5 एकड़ की जमीन बाबरी मस्जिद बनाने के लिए सरकार को देनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना। 9 नवंबर 1929 में जाके फैसला आया था, बात थी 1992 दिसंबर की और ये फैसला आया इतने साल बाद जाके। अब सोच लीजिए आप, 5 एकड़ जमीन देने का फैसला सरकार ने करा। 5 जज थे, बहुत सोच समझ के, उस समय चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे। अब ये राज्यसभा मेंबर बने हुए, लोगों ने ये कहा कि शायद से रंजन गोगोई ने बीजेपी सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था और इसीलिए इनको राज्यसभा मेंबर बना दिया गया। बहुत से लोगों ने बहुत क्वेश्चंस भी उठाए हैं, लेकिन उसके पीछे और डिटेल्ड स्टोरी क्या है तो आप न्यूज़ मीडिया देखते रहते हैं, उसमें आप कवर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देन फाइनली डिसाइड करा गया कि राम मंदिर बनेगा, वहीं पे बनेगा और वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो पूरी तरीके से क्या करेगी, वो पूरी तरीके से पैसा देगी। किनको? वो पूरी तरीके से पैसा देगी उन लोगों को जहाँ पे वो बाबरी मस्जिद बना सकते हैं और ये केस यहाँ पे खत्म होता है। इससे बीजेपी सरकार, आपको पता मोदी की गवर्नमेंट के टाइम पीरियड पे ऐसा हुआ था। शुरुआत लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी से हुई थी और मोदी गवर्नमेंट के पास आके, यानी कि बीजेपी सरकार के पास आके यहाँ पे आई खत्म हुई। अब यहाँ पे मुद्दा इतने सालों तक इस पार्टी ने जो खड़ा किया था वो ये था और यहाँ पे इसका प्रूफ हो गया। अभी इतने 9,000 या 90,000 या 900
1000 करोड़ का कुछ प्रोजेक्ट है ये, एग्जैक्टली मुझे फिगर नहीं पता है इसका, लेकिन इतना पैसा अगर लगाया जा रहा है एक मंदिर बनाने पे, तो सोच लीजिए कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हिंदुओं की एक मैं कह सकता हूँ धारणा दिखाई दे रही है कि वो लॉर्ड राम जो है उनको कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं, है ना। तो ये है, बाकी मेरा तो ओपिनियन ये है कि अगर इतना पैसा मंदिर बनाने पे लगाया जा रहा है तो शायद से इतना पैसा अगर हम एजुकेशन सेंटर्स में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने पे लगाए तो शायद से वो और भी बेटर हो सकता था। अब यहाँ पे एक केस और आता है गुजरात दंगों का जो 2002 में हुआ था, इसे गोधरा कांड के नाम से जाना जाता है। ओके, गोधरा कांड के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जब ये केस चल रहा था ना, जब ये मैं आपको बता दूं 1993 का जब ये चल रहा था सिस्टम कि मुंबई के अंदर बहुत ब्लास्ट हुए, हिंदू मुस्लिम को आपस में मारा जा रहा है, तो उस समय पे जनवरी मार्च 2002 की बात है कि गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पे हिंसा हुई थी, वो तो हमने देखा था। और यहाँ पे हुआ ये था कि जब मुसलमानों के खिलाफ बहुत बड़ी हिंसा हुई थी तो यहाँ पे गोधरा बर्निंग ट्रेन एक केस हमें देखने को मिला था। यहाँ पे 2002 के अंदर केस हमें देखने को मिला कि गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ बहुत बड़ी हिंसा हुई थी। अब लोगों का कहना है कि गोधरा इंसिडेंट शायद से इसलिए हो सकता है क्योंकि इस इंसिडेंट का बदला लेने के लिए मुसलमानों ने कुछ ऐसा करा होगा। इस इंसिडेंट में ये हुआ था कि पूरी की पूरी बोगी जो थी ना वो कार सेवकों की थी। ये कार सेवक वही थे जो गुजरात से अयोध्या जा रहे थे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1993 के बाद मंदिर बनाने का या कार सेवकों को बुलाने का काम चल रहा था, तो लोग कह रहे थे आइए कार सेवा करिए, मंदिर बनाइए, गड्ढा खोदिए, मिट्टी दीजिए। एक जैसे होता है ना, आप वहां जाते हैं क्या कहते हैं गुरुद्वारे के अंदर, तो वहां पे भी आप सेवा करते हैं। तो एक कार सेवक वो लोग हुआ करते थे जो उस समय पे अपनी सेवा दे रहे हैं। अब ये लोग गए और यहाँ पे कहा जाता है कि पूरी कार सेवक की एक भरी हुई बोगी थी जिसमें किसी ने आग लगा दी। अब ये टेक्निकल फॉल्ट था या क्या कहते हैं जानबूझ के किसी ने लगाई थी, इसके ऊपर अभी शुरुआती समय में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन लोगों का वही माइंड कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा चल रहा है पूरे भारत के अंदर। तो यहाँ पे इस चीज को बोला गया कि शायद से 27 फरवरी 2002 को क्या कहते हैं गुजरात जो है दोबारा से बदला लेने की सोच रहा है। और यहाँ पे कोच S6 जो है, जो साबरमती एक्सप्रेस था, ये मैंने थोड़ा सा नेट से ढूंढ के निकाला है, इसमें कम से कम ऐसे बोला जाता है कि यहाँ पे कार सेवक जो थे उस टाइम पीरियड पे कम से कम 59 कार सेवक जो थे वो लार्जरी स्केल पर मुस्लिमों का वायलेंस नहीं झेल पाए और वो जल गए पूरी की पूरी बोगी के अंदर। तो यहाँ पे बोलते हैं कि लगभग 1100 लोग मतलब उस टाइम पीरियड में मर गए, सोचिए। तो ये बहुत खतरनाक इंसिडेंट था। अब ये गोधरा कांड जो था इसको स्पेशली एक क्या कहते हैं SIT बैठाई गई, SIT यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाई गई और फाइनली 2011 के अंदर जब इसको बैठाया गया तो बोला ये गया कि एक बंदा याकूब करके कोई बंदा है 2002 के अंदर, ये एक मुसलमान था और इसको इसका जिम्मेदार ठहराया गया और कहा गया कि गोधरा इंसिडेंट में के होने के बाद याकूब जो थे वो कई सालों तक फरार थे गुजरात से। और यहाँ पे फिर जनवरी 2018 के अंदर गुजरात की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया जाके, और फाइनली ये 16 साल तक ये फरार थे। 2002 में कांड हुआ था और 16 साल तक फरार होने के बाद इनको 2018 में गुजरात पुलिस ने जाके पकड़ा। इनका फेस है, अब देख सकते हो। अभी ये कहाँ है, जेल में है या रेल में है या मर चुके हैं, इसका कोई सबूत नहीं है मेरे पास। लेकिन गोधरा इंसिडेंट जो आपकी NCERT बुक में क्लियर नहीं करा हुआ है, मतलब पूरा नहीं बताया हुआ है, आगे उन्हें प्रिंट करना चाहिए NCERT वालों को, लेकिन उन्हें प्रिंट नहीं करा है। तो ये पूरा इंसिडेंट था। आई होप यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन। दिस इज इट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।